फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं, साइंस विज्ञान। ये एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये ग्रुप डी भी लगा हुआ NTPC, इन सभी एग्ज़ामों में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से विस्तार पूर्वक साइंस को पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर मेरा गति है, मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करके दिए थे, आज इसी का मेरा पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों मैं न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं उसको बताऊंगा, संवेग के बारे में बताऊंगा, आवेग के बारे में बताऊंगा, बल, बलाघूर्ण, उत्तोलक के बारे में बताऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन मैंने आपको रख दिया है। यदि आप PDF भी लेना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको PDF कंप्लीट मिल जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी मैं PDF नहीं दूंगा, परंतु आपको फ्री PDF अपलोड मिलेगा नहीं। साइंस का कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कुछ स्टूडेंट मेरे और जुड़ जाएं मेरे चैनल में, तो मैं PDF आपको फ्री में दूंगा। तो जैसे न्यूटन का गति विषयक नियम संवेग, तो न्यूटन कुछ जो मेन चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, तो उसके बारे में समझा दिया करूँगा। जो मेन क्वेश्चन होगा दोस्तों, मैं उसको लिखता जाऊँगा। तो आप एक नोट्स बनाइएगा, उसको लिखते जाइएगा। पहले वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, दोबारा नोट्स बनाकर आप लिखिएगा। एकदम एक एक चीज़ समझ में आइए, एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम को ये पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, न्यूटन का गति विषयक नियम। देखिए, न्यूटन के गति विषयक नियम को, न्यूटन के गति विषयक नियम 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3। न्यूटन के गति विषयक नियम 3 हैं, 3 नियम हैं। आप लिखते जाइएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। 3 नियम हैं। इस नियम को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था न्यूटन ने? प्रिंसिपिया। इस तीनों नियम को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने न्यूटन के गति विषयक नियम को क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे सन 1687 ईस्वी में। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे? प्रिंसिपिया में। किस सन में प्रतिपादित किए थे? सन 1687 में। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम दोस्तों ये है, मैं नियम को आपको समझा दूंगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनेगा उसको मैं आपको लिखता जाऊंगा। तो न्यूटन के गति विषयक नियम 3 है। तो प्रथम नियम उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो चलती जाएगी, तब तक उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए ये मार्कर है आपके पास, ये देखिए, अगर मैं इसको स्थिर रखूँगा तो स्थिर रहेगी। यदि ये मार्कर एक समान चाल से या गाड़ी एक समान चाल से चलती जाएगी तो तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो मार्कर है, हम इस पर कोई बाह्य बल न लगाएं, कुछ देर बाद देखते तो अपने स्थान पर स्थिर रहती, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, आप ध्यान रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, प्रथम नियम
प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखिए एकदम शानदार क्वेश्चन है, आप किसी बुक का सहारा मत लीजिए, इसी से पढ़िए। मैंने आपको एकदम निचोड़ रख दिया इसमें। तो प्रथम नियम को ये से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस पुस्तक में प्रतिपादित किया? प्रिंसिपिया में। किस सन में? 1687 में। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। ये मैंने बता दिया। अब दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों? अब इसी संबंधित और क्वेश्चन है। यदि कोई गाड़ी ठहरी हुई है, अचानक चल देती है, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। यदि कोई गाड़ी ठहरी हुई अचानक चल देती है तो बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। ध्यान रखिएगा, जड़त्व के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई गाड़ी ठहरी हुई है, अचानक चल देती है तो बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, जड़त्व के कारण। दूसरा ये होता है, चलती हुई गाड़ी, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, मोटर कार चल रही है, अचानक ब्रेक मार देता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण। ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि चलती हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा यात्री झुक जाता है आगे की ओर, किसके कारण? जड़त्व के कारण। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल देने पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, जड़त्व के कारण। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। यदि कोई गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसकी गति जो होती है दोस्तों शून्य होती है। प्रारंभिक गति जो होती है शून्य होती है, ये ध्यान रखिएगा। यदि कोई गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसकी प्रारंभिक गति क्या होती है? शून्य होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगला चौथा क्वेश्चन है कि एक समान चाल से अगर कोई गाड़ी चलती है, यदि एक समान गति से कोई गाड़ी चलती है तो उसका त्वरण जो होता है शून्य होता है। एक्सेलरेशन जो होता है शून्य होता है। ये एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में मैंने दोस्तों पार्ट 1 में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। ये अगला क्वेश्चन ये है, जिससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं मैं सब एक एक चीज़ बताता जाऊंगा। वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक, एकदम मज़ा आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन है, एक ये है कि धूल से भरे हुए कम्बल को हम डंडे से मारते हैं तो धूल के कण निकलते हैं, ये न्यूटन का प्रथम नियम है या जड़त्व के कारण होता है? ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम नियम या जड़त्व के कारण होता है। यदि पेड़ पर हम चढ़ जाएं, फल बहुत लगे रहते हैं, यदि हम उस डाल को पकड़ के हिलाते हैं तो फल गिरने लगते हैं, किसके कारण होता है? ये भी जड़त्व के कारण होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था। अब दूसरा न्यूटन का गति विषयक नियम लेकर चलते हैं। मैंने फर्स्ट के बारे में आपको बताया। न्यूटन का दूसरा नियम जी, संवेग परिवर्तन की दर। ध्यान रखिएगा, यहाँ संवेग की बात है। संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। ये मैं टोटल अपने भाषा में आपको बता रहा हूँ। पीडीएफ में मेरी जो आपको मिलेगी एकदम मैं अपने भाषा में ही लिखा हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ, आप स्टूडेंट को थोड़ा जोड़िए तब पीडीएफ आपको मिलेगी। दूसरा कहा जाता है संवेग। यहाँ पर आए, संवेग के बारे में बताऊँगा भी। तो संवेग परिवर्तन को दर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए, संवेग परिवर्तन की दर ऐसे है, संवेग परिवर्तन दर लगाए गए
लगाए गए बल के बराबर को न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संवेग परिवर्तन दर लगाए गए बल के बराबर होता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। न्यूटन के दूसरे नियम से, ध्यान रखिए, न्यूटन, ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक को सूत्र कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, बराबर होता है m/a। ध्यान रखिएगा, पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, बल बराबर होता है m/a। बल की परिभाषा यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वस्तु विस्थापित हो जाती है या विस्थापित होने का प्रयास करती है। मान लिया कि ये बोर्ड है, मैं इस पर बल लगाता हूँ तो वस्तु विस्थापित होती है या विस्थापित होने का प्रयास करती है। ये मार्कर है, देखें बल लगा रहा हूँ तो ये विस्थापित हो रही है, तो या तो विस्थापित हो जाती है या विस्थापित होने का प्रयास जो करता है वही आपका बल कहलाता है। बल F बराबर m/a, ये लिख दिया हूँ, m/a लिख देता हूँ। फिर बल का मात्रक जो होता है दोस्तों, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये होता है द्रव्यमान। एक बल का मात्रक अन्य होता है, अन्य एक क्या हो जाता है, अन्य मात्रक ये है, देखिए ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। बल की बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा mL/t-2 ये हो जाएगी। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने बल के बारे में क्लियर किए। तो आप न्यूटन के दूसरे नियम संबंधित के बारे में बताए हैं। गेंद को कैच लेना, न्यूटन का दूसरा नियम ही काम करता है। जब बैट से गेंद को मारते हैं तो कैच लेते हैं, ये न्यूटन का दूसरा नियम भी है और आवेग का उदाहरण भी है। अभी उसमें बताता हूँ तो क्लियर करूँगा। अब तीसरा नियम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। यदि किसी वस्तु पर जितना हम बल लगाते हैं उतना विपरीत में हमको जो बल लगाता है वही न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया, मैं लिख दे रहा हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखिए, जल्दी में कहीं गलत हो जाए तो। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं विपरीत में हमको जो बल लगाता है वही न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से गोली का आगे निकलना, जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे चली जाती है, उसके विपरीत में हमको नली क्या हो जाती है, पीछे आती है ना। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। बंदूक की नली से गोली का आगे निकलना। एक एक चीज़ ध्यान से लिखते जाइएगा। ये एग्जाम्पल ही पूछता है कि बंदूक से गोली आगे की निकलती है तो न्यूटन कौन सा नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम है। बोट जब नाव होती है, नाव से जब किनारे पर नाव आ जाती है तो कोई व्यक्ति आगे की ओर कूदता है तो व्यक्ति आगे चला जाता है, नाव पीछे। नाव से आगे की ओर कूदना। ये नदी में कोई व्यक्ति तैरता है तो हाथों का इस्तेमाल करता है, तो ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। तैराक नदी में तैराक
का तैरना, तैरना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। रॉकेट का ऊपर उड़ना, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट का ऊपर उड़ना, ऊपर उड़ना। रॉकेट का ऊपर उड़ना कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये फिर इसको आप ध्यान रखिए, मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूँ, यहाँ दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इसका। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एयरफोर्स ने भी हर क्वेश्चन पूछा गया है। रॉकेट ऊपर उड़ती है तो कौन से नियम होता है? रॉकेट ऊपर उड़ती है तो न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट में जो ईंधन होता है वो ईंधन किस रूप में कार्य करता है? वो प्रणोदक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिए, इसका ईंधन, जो इसमें ईंधन प्रयोग होता है, ईंधन जो होता है दोस्तों, जो प्रयोग कार्य करता है, जो ईंधन कार्य करता है वो प्रणोदक के रूप में कार्य करता है। प्रणोदक के रूप में कार्य करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ईंधन, तो मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन बता दिए। जो घोड़ा गाड़ी खींच लेता है, तांगा जो चलते हैं, तो ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। मैं एक सीधी सी बात बता देता हूँ दोस्तों कि जो पृथ्वी पर कार्य हो रहा है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कार्य हो रहा है। यदि हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो पृथ्वी पर जितना हम बल लगाते हैं, पृथ्वी हमको इजाज़त आगे की ओर चलने के लिए देता है। ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। भार की परिभाषा जो प्राप्त होती है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार की परिभाषा न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। भार और द्रव्यमान के बारे में मैं जस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से भार द्रव्यमान के बारे में अलग से एक पार्ट बना कर दूंगा, एकदम क्लियर करके। तो भार की परिभाषा जो मिलती है ये भी न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा इसको, तो मैंने लिख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बात आ गई है संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग, आवेग, सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं संवेग आवेग के बारे में बता देता हूँ। संवेग, देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं? संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब कहते हैं कैसे संवेग कहते हैं? मान लीजिए कि यम द्रव्यमान का मार्कर है, ये डस्टर यम द्रव्यमान का है, मैं इसको फेंकूं तो इसमें यम द्रव्यमान का है, इसको अगर मैं फेंकता हूं तो किसी वेग से जाता है ना, तो इसका द्रव्यमान और जिस वेग से जाता है दोनों गुणा हो जाता है, तो यही कहलाता है आपका संवेग। ये तो इसे P से व्यक्त करते हैं। देखिए एक एक चीज़ P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है दोस्तों M/B। देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। एकदम द्रव्यमान कैसी राशि है? सदिश राशि है। एक बात बता देते हैं कि जिसमें वेग आए दोस्तों वो सब सदिश राशि मार दीजिए। संवेग, वेग, आवेग सब सदिश राशि बता दीजिए। मैंने आपको मात्रक मापन चैप्टर भी पढ़ाया है, उसको भी आप देख लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक दोस्तों होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड। बीमा देख लीजिए,
बीमा क्या होती है, इसकी बीमा m होती है L-T-1। देखिए सब चीज़ एकदम बेहतरीन। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, P बराबर m/v होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग भी लिख दिए। कैसी राशि है, सदिश राशि। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। बीमा क्या होती है, L-T-1 होती है। ये मैंने लिख दिया। अब इसी से आप इसको नोट करते रहिएगा। अब देखिए आवेग, बल और समयांतराल के गुणनफल को वेग कहते हैं। बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मान लीजिए कि नहीं, जैसे इसको आवेग बराबर लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा टी। अभी एग्जाम्पल बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। कौन सी राशि है, सदिश राशि। मात्रक क्या होता है, देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका हो जाता है सेकेंड। ये तो ध्यान रखिएगा। नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं कैसे समझे कि नहीं बल और समयांतराल गुणनफल को आवेग कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, जब बैट से गेंद को मारता है तो बैट के संपर्क में गेंद बहुत कम समय तक रहता है। तो बल लगाता है तो गेंद के बैट के संपर्क में गेंद बहुत कम समय तक रहता है। तो दोनों गुणनफल जो हो जाता है वो कहलाता है आपका आवेग। या तो समझिए बैट से गेंद को मारता है कोई व्यक्ति और उसको कैच लेता है, तो वो गेंद पर बहुत कम समय के लिए बल लगाता है। ऐसे लिए बैट बल लगाया कम समय के लिए, तो उसे कहा जाता है आवेग। मैं एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ। गेंद का कैच लेना, ये ऐसे समझ सकते हैं आप। तो मैंने आपको न्यूटन गतिविषयक नियम, संवेग, आवेग, बल के बारे में बता दिया। अब बताने जा रहे हैं बल आघूर्ण। मज़ा आ रही होगी दोस्तों। आप एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको इसमें लिख रहा हूँ बता कर। अब देखिए बल आघूर्ण। जब कोई पिंड एक अक्ष के परितः घूम जाता है तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। जब कोई पिंड एक अक्ष के परितः घूमता है तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। कैसे? आप दरवाज़ा जब बंद करते हैं तो उसमें कब्जा जो लगा रहता है, देखिए थोड़ा जब उसको बंद करते हैं तो एक अक्ष के परितः घूमता है। या तो हैंडपंप जब चलाते हैं तो देखिए एक अक्ष के परितः घूमता है। या तो बल आघूर्ण का मतलब ही होता है कि कम बल लगाकर अधिक कार्य करना। हैंडपंप को जब हम चलाते हैं तो पकड़ने वाला जो हत्था होता है देखिए दूर रहता है, कम बल लगाते हैं अधिक कार्य हो रहा है। दवात का ढक्कन खोलते हैं, बल आघूर्ण। कोई भी मशीन होती है, उत्तोलक होता है, वो भी किस सिद्धांत पर काम करती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। मैं एक नोट इसे लिख देता हूँ थोड़ा। बल आघूर्ण का अर्थ होता है कम बल लगाकर अधिक कार्य करना। ये इसका मतलब होता है कि कम बल लगाकर अधिक कार्य करना। इसे हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है? फिर लिख दे रहा हूँ। बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। अब एग्जाम्पल जैसे समझिएगा। सरल मशीन, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, सरल मशीन बल आघूर्ण
बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। ये दोनों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है, ये भी मतलब पूरे लिख दिए हैं। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें बल की बात आ गई है तो एक और मैं बताता हूँ आपको। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभिकेंद्र बल, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है तो केंद्र की तरफ मुड़ जाता है। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे कहा जाता है अभिकेंद्र बल। जैसे कोई व्यक्ति राउंड घूमता है, जब घूमता है तो उसका बल जो होता है केंद्र की तरफ रहता है, अंदर की तरफ रहता है। तो समझ जाइए कौन सा बल कार्य कर रहा है, अभिकेंद्र बल। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, जैसे ही मोड़ आता है तो साइकिल चलाते समय उसके केंद्र की तरफ झुकते हैं कि बाहर झुकते हैं, अंदर ही तरफ झुकते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अभिकेंद्र बल ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है नाभिक के, तो किस बल के कारण घूमता है, अभिकेंद्र बल के कारण। ध्यान रखिए, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे ही कहा जाता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv²/r। मात्रा कोई होगी, बीमा हुई होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। परमाणु का नाभिक जो बना होता है दोस्तों, 3 कणों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। जब कोई साइकिल सवार होता है, हाँ, पत्थर से अगर बांध कर डोरी घुमाते हैं तो जो डोरी घूमती रहती है चारों तरफ, तो वो भी कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल। मोड़ पर जब साइकिल घुमाते हैं तो केंद्र की तरफ झुक जाता है, यह भी होता है अभिकेंद्र बल। तो इसी से एक और रिलेटेड मिल जाता है अपकेंद्र बल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अपकेंद्र बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, अपकेंद्र बल जो होता है बाहर की तरफ कार्य करता है। अभिकेंद्र बल के विपरीत में जो बल कार्य करता है उसे अपकेंद्र बल कहा जाता है, अर्थात बाहर की तरफ जो बल कार्य करता है। आप ध्यान रखिए, अभिकेंद्र बल के विपरीत में जो बल कार्य करता है उसे अपकेंद्र या छदम बल भी कहते हैं, या छदम बल भी इसे कहते हैं, छदम बल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, जब कपड़ा सुखाने की मशीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है उस पर बाहर की तरफ ही बल लगाता है। जैसे कपड़े सुखाने की मशीन। एग्जाम पूछता है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइए, कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, किस पूछिएगा नहीं। वॉशिंग मशीन रखा होगा, पूछिए उससे कपड़ा सूखता है तो किस सिद्धांत पर काम करता है तो बता ही नहीं पाएगा। एक ही सिद्धांत पर अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल होता क्या है कि बाहर की तरफ बल लगाता रहता है, फोर्स देता रहता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा नंबर होता है कि दूध से क्रीम निकालने की मशीन। दूध से क्रीम निकालने
निकालने की मशीन, वो भी बाहर निकालता है। आप लोग मथानी गांव में देखे होंगे दोस्तों, जो मथानी होती है उससे दूध ऐसे आप मथिए तो उसमें से भी क्रीम बाहर निकलता है, तो भी किस सिद्धांत पर काम करता है? केनबल के सिद्धांत पर काम करता है। ये आपको मैंने बेहतरीन क्वेश्चन दिया आपको। अब एक लास्ट टॉपिक आती है मेरी, ये उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? देखिए, एक प्रकार का उत्तोलक यंत्र होता है। यहाँ एक सीधी दृढ़ छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। एक सीधी, ध्यान रखिए, एक सीधी टेढ़ी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टेढ़ी दृढ़ छड़ जो स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर घूमती है, उत्तोलक कहलाता है। उत्तोलक एक प्रकार का ऐसा यंत्र है, अर्थात एक सीधी दृढ़ टेढ़ी छड़ होती है जो स्वतंत्र पूर्वक चारों तरफ क्या होती है? घूमती है। इसके 3 बिंदु होते हैं। इसके जो होते हैं दोस्तों, एग्जाम पूछता है, इसके 3 बिंदु होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। तराजू आप लोग देखें ना, बस समझ तराजू में बना दिया। ये हमारा तराजू है। जो ये जो कौन 3 बिंदु होते हैं? नंबर 1 होता है भार, जहाँ हम बटखरा रखते हैं जिसको बोलते हैं, किसी वस्तु को तौलते हैं, वो भार होता है। ये होता है दोस्तों आलम्ब, जो छड़ होती है इधर उधर घूमती रहती है, स्वतंत्र पूर्वक घूमती रहती है, वो आलम्ब होता है। जो पकड़ते हैं, मुठिया को ऐसे पकड़ते हैं, वो दोस्तों होता आयास। सभी ये ध्यान, सब में आलम्ब आयास अलग अलग होता है। तो तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब आयास और भार। जहाँ पर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं वो आयास होता है, जो घूमता रहता है चारों तरफ, वो आलम्ब होता है, वो भार होता है। सब में अलग अलग होता है। जैसे आप कैंची देखिए, तो कैंची जहाँ पर पकड़ते हैं दोनों अंगुलियों से, वो आयास होता है। जहाँ पर नट बोल्ट लगा रहता है दोस्तों, वो आलम्ब होता है। जहाँ पर बाल को या कपड़े को काटते हैं, वो आपका भार होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु पूछे तो 3 बिंदु होते हैं, प्रकार पूछे 3 होते हैं। नंबर 1 बता रहे हैं प्रथम उत्तोलक। परिभाषा कभी नहीं पूछेगी, इसका एग्जाम्पल पूछता है। प्रथम उत्तोलक। नंबर 2 द्वितीय उत्तोलक। नंबर 3, तो इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ क्योंकि लिखना है मुझे। नंबर 1, नंबर 3 है तृतीय उत्तोलक। ये तीनों उत्तोलक लिख दिए। परिभाषा नहीं पूछता है इसका पूछेगा नहीं एग्जाम्पल, तो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो प्रथम उत्तोलक जिस यंत्र से सारे जगह से वर्क कर सकते हैं, प्रथम उत्तोलक। अपने भाषा में इसको समझिएगा। और कार्य करने का जो यंत्र बीच में होता है वो द्वितीय उत्तोलक, मध्य में। और कार्य करने के सिर्फ कोने पर जो होता है दोस्तों, वो तृतीय उत्तोलक कहलाता है। जैसे कैंची से आप किनारे से भी आप कपड़े काट सकते हैं, बीच से भी आप काट सकते हैं, कहीं से भी। कैंची, सिणासी, गणासा जिसको बोलते हैं, किनारे से हर जगह से कर सकते हैं ना, यंत्र ही है। देखिए, कैंची, सिणासी, कील उखाड़ने की मशीन, ये हो जाएगा आपको दोस्तों। कैंची हो जाएगी, सिलासी हो जाएगी, कील उखाड़ने की मशीन। अब द्वितीय उत्तोलक, तलवार भी कह सकते हो। इसमें द्वितीय उत्तोलक बीच में होता है सरौता में बीच में तो होता है सरौता। आपको हो जाएगी नींबू निचोड़ने की मशीन। अभी नींबू निचोड़ने की मशीन रखे होंगे, कोई पूछे नहीं बता पाएंगे कि सिद्धांत कौन सा उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन। एक पहिया
एक पहिया कूड़ा ढोने की गाड़ी। गजब क्वेश्चन है। देखिए बीच में जब देखिए एक पहिया कूड़ा ढोने की गाड़ी जो होती है, हम जो हाथ से पकड़ते हैं, जैसे भट्ठे में आप जाइए ईंट जो ढोते हैं तो उसके हाथ में जो पकड़ते हैं वो आयास होता है। जो पहिया आपकी नाचती है, घूमती है, वो आलम होता है। जहाँ पर ईंट रखा जाता है दोस्तों, वो होता है भार। तो सब में अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है मनुष्य के हाथ की कोहनी, किनारे पर होता है। मनुष्य के हाथ की कोहनी, मनुष्य की हाथ की कोहनी। चिमटा, किनारे पर होता है चिमटा। किसान का हल, किसान का हल। मज़ा आ रहा होगा शायद मेरे हिसाब से। अब नोट देखिए, प्रथम उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? प्रथम उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तोलक लाभ एक से कम या एक से ज़्यादा। दूसरा है द्वितीय, लास्ट टॉपिक है अब, ध्यान रखिएगा। द्वितीय उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से ज़्यादा होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। तृतीय उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। ये तीनों क्वेश्चन एक से कम होता है। तो मैंने गति चैप्टर आपको कंप्लीट किए बेहतरीन तरीके से, आप देख लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि ज़्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कहानी एकदम PDF कंप्लीट मैं आपको दूंगा, तो ताकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।